हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है 25 मई 2020, दिन सोमवार। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर के 69वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का दिन जो करंट अफेयर है वो 18 मई 2020 से 24 मई 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा जी। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो का जो कंटेंट होता है वैसे आपको पता है कि कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है। वैसे जैसे ही मंथली वाइज करंट अफेयर आएंगे तो आपको इसके कंटेंट पूरा पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल विस्तार के साथ जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है जी, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह दिवस 1960 में भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है जी, हर साल। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का थीम है अपना ब्लड प्रेशर नापें, यानी मेज़र योर ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो आपको पता है थीम कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 1 से 15 मई के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट डे आई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, इंडेक्स जाया था उसमें 142 रैंक आया भारत का। कोयला खदान दिवस 4 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्नि शमन दिवस 4 मई को, विश्व अस्थमा दिवस मई के पहला मंगलवार, विश्व हंसी दिवस मई के पहला रविवार और मातृ दिवस मई के दूसरा रविवार। वर्ल्ड नो डाइट डे 6 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट डे 8 मई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 9 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे सप्ताहांत, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। बीते दिनों किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो ये राज्य सिक्किम है जी। बहुत ही खूबसूरत सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर में 8 नंबर का ये स्टेट है। सिक्किम 1975 में इसी दिन भारत का 22वां गणराज्य बना था और 35वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत यह पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस वर्ष 2020 में सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है और ध्यान रहे इसमें 3 देशों की सीमा टच करता है जी, चीन, भूटान और नेपाल। सिक्किम का लगभग 35% जो भाग है वहाँ के जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसमें चला जाता है। विश्व का और भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य भी सिक्किम ही है जी। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। क्षेत्रफल 7096 स्क्वायर किलोमीटर है। 4 जिले हैं, चारों जिलों का नाम आपको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सिक्किम। ठीक है, गठन 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं यहाँ के और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 32 सीटें। बीते दिनों किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किया गया है? तो ये IIT गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया है जी। ठीक, इसका उद्देश्य इस संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है जी। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज़ सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक लॉन्च किए हैं? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किए हैं। ये MHRD हैं जी अपने देश के। ये 7 शीर्षक क्या है? साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप अप विथ पर आधारित है। NBT इंडिया के अध्यक्ष हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी से सम्मानित देवेश रॉय का निधन हो गया है? तो आप इनका फोटो देखिए, ये बंगाली भाषा के लेखक थे जी। ठीक है, इनके बारे में 2 बातें आपको पता होना चाहिए कि इनको साहित्य अकादमी क्यों मिला था। तो इनका उपन्यास था तीस्ता परेर वृत्तांतों के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था और इनकी पहली पुस्तक थी जा जती। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। बीते दिनों किस देश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनिसुज्जमान का निधन हो गया है? तो ये थे बांग्लादेश के जी। ठीक है, इनका एक फ़ोटो देखेंगे आप। इनके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखना चाहिए। 2012 से ये बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष थे। यह बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे जी और एक्चुअली जो पाकिस्तान के खिलाफ उनको भाषा के जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनको 85 में एकुशी पदक, जो कि बांग्लादेश का सम्मान है, वो दिया गया था 85 में और 2014 में इनको भारत
सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। बीते दिनों किसके द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये अर्जुन मुंडा जी ने शुरू किया है जी, ठीक है। इनका फ़ोटो देखिए आप इससे जुड़े हुए। यहाँ गोल का मतलब आपको पता होना चाहिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है जी। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फेसबुक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO मार्क जुकरबर्ग है, और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है जी। बीते दिनों किसने इंडिया रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के सहयोग से कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है जी, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और है, दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन भी विकसित किया है, लॉन्च किया है। इस ड्रोन में लगे डे विजन कैमरा की मदद से कर्मियों की वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकती है। इसमें निर्देश देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगा है, किसमें? ड्रोन में। तो आप याद रखेंगे ये दोनों दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है जी। बीते दिनों केंद्र सरकार और किस संस्था ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने AIIB के साथ किया है। मैंने AIIB के बारे में बताया था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जी, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चीन की राजधानी जहाँ है। $145 मिलियन की ये समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। मैं इस के बारे में और बताऊंगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र DVCA के में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है, ठीक है ना। तो ये AIIB के साथ किया गया है, भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार। लेकिन ध्यान रहे कि ये परियोजना जो है वो कुल $413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के है, वो 3 अलग अलग भागों में है। AIIB का इसमें से 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का 123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर IBRD का भी है जी, ठीक है। तो तीनों मिलकर के ही पूरा करते हैं। बीते दिनों 15 मई 2020 को गोवा में पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत कमीशन किसने किया है? तो इसका आंसर है भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, और ICGS सचेत CGOPV मतलब तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन विकल्प परियोजना के तहत 5 जहाज़ों में से एक जहाज़ है जी। कौन? ICGS सचेत। तो नाम आपको पता होना चाहिए, INS की तरह। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का कितना प्रतिशत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करने की घोषणा की है? तो अगले 1 साल तक ये अपना 30% वेतन देंगे जी भारत सरकार को, ठीक है। केंद्रीय बजट 2018 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि की गई थी। भारत के राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख है, इससे पहले 1.5 लाख रुपया था 2018 से पहले, और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख कर दिया गया है, उससे पहले 1,10,000 रुपया था जी, ठीक है ना। राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपया भी कर दिया गया था 2018 में। आपको अनुच्छेद 59 के बारे में बताता हूँ, आर्टिकल 59। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कम नहीं किया जा रहा है, ये स्व इच्छा से दान दे रहे हैं, तो ये अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आर्टिकल 59 का उल्लंघन मत समझिएगा। चलिए, बीते दिनों विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 17 मई को मनाया गया जी, ठीक है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय है या थीम है कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिसे कहते हैं आप, और 2019 का विषय था ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। तो आपको दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के हस्ताक्षर और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निर्माण के वर्षगांठ भी मनाया जाता है जी, ठीक है ना। तो आप ये दोनों थीम और ये भी याद रखेंगे। चलिए थोड़ा और डिटेल करते हैं। हर साल 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जैसा कि आपने बताया, और साथ ही मैं बता दूं आपको कि 2006 से पहले तक यानी 2005 तक ये सिर्फ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता था। लेकिन 2005 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस यानी सामाजिक सूचना दिवस इसमें ऐड किया। तब से यानी अगले साल 2006 से ये दिवस मनाया जाने लगा, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ठीक है। पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था 1969 में, और
अगर 1969 में मनाया गया तो इस बार ये 51वीं इसकी वर्षगांठ थी जी, आप कह सकते हैं 51वां विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। कोविड-19 के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन, जिसको आप तालाबंदी कहते हैं, 4.0 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है जी, ठीक है। ये चौथी बार है। पहली बार कितने दिन के लिए लगा था? 21 दिन के लिए, फिर 19 दिन के लिए, फिर 14 और फिर 14, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इस बार कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जी। तो ये बदलाव आया है लॉकडाउन 4.0 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस शहर में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, CFTRI द्वारा महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिकी तैयार की गई है? तो ये मैसूर में है जी। ये है जो CFTRI मैसूर में, जो कर्नाटक में है। कभी कर्नाटक का नाम भी मैसूर हुआ करता था। CFTRI के इंग्लिश नाम अगर बोलें तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये जो ग्राउंडनट चिकी है, इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और कोलिन जैसे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। बीते दिनों किस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका फोटो देखिए, ये HDFC के अब तक वाइस प्रेसिडेंट थे जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। इनको अब जम्मू कश्मीर बैंक, जिसके मुख्यालय श्रीनगर में है, 3 साल के लिए इनको MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इनसे पहले CMD कौन थे? CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका नाम था RK छिब्बर, और वो अब सिर्फ अध्यक्ष बने रहेंगे 3 साल के लिए। आपको याद होगा RBI ने एक परिचालन चलाने के लिए बोला था कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अलग अलग होंगे। बीते दिनों बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो आप बताइए। ये हैं इजराइल के अब तक प्रधानमंत्री थे और फिर से 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बने हैं जी। हालांकि लास्ट ईयर ही चुनाव हुआ था, थोड़ा सा इनके प्रतिद्वंदी के साथ वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। अब पावर शेयरिंग हो गया है, मतलब 3 साल के लिए ये प्रधानमंत्री हैं और वो रक्षा मंत्री हैं जी। उनका नाम बेनी है। अब तीन साल बाद, माफ़ कीजिएगा, 18 महीने बाद ये बन जाएंगे रक्षा मंत्री और वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री। इजराइल के राष्ट्रपति रेवलिन हैं और यहाँ यरूशलेम राजधानी है जी। न्यू शेकेल यहाँ के मुद्रा है, इजरायली शेकेल या फिर आप न्यू शेकेल कहेंगे, ठीक है ना। वैसे इनसे अच्छा भारत का दोस्ताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को मंजूरी दी गई है? तो किसने दी है जी? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही दिया है, ठीक है ना। DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को विशेष रूप से MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के बीच स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है। DTIS का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के सहायता डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है जी। तो आप इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे ना, DIC का भी, साथ ही DTIS का। बीते दिनों किसके द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड, उसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS, तैयार किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। NMIS का पूरा नाम नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। NDMA द्वारा जो डैशबोर्ड तैयार किया गया है, उसका उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है जी, ठीक है। हर साल कितने मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है जी। 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये मनाया जाता है ICOM के द्वारा यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय है म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष हैं सुए अकौसी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ समझौता किया है? तो ये किया है NRAI, ठीक है। आप, इसका पूरा नाम है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाया गया जी, ठीक है ना। कौन? NRAI भारत में खाद्य और पेय उद्योग का शीर्ष निकाय है जी। इसके अध्यक्ष रियाज अमलानी हैं और स्थापना 1982 में हुआ था।
इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी, और डॉट पे का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। 17 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में आई निम्न में से कौन चक्रवाती तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है? तो आप इसका नाम बताइए। इसका नाम है अम्फान, कहीं कहीं अम्पान भी बोलते हैं इसको, अम्पुन भी उड़ीसा में तो बोलते हैं। देखिए, पता की बात यह है कि ये 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को पार कर जाएगा, यानी कि इससे प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है, साथ में उड़ीसा भी है जी। इसलिए एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने पश्चिम बंगाल में 7 और उड़ीसा में 10 टीमों को राज्य की सहायता के लिए भेजा है। ये नाम थाईलैंड ने दिया है जी। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका नाम कोवास 6800 है जी, ठीक है ना। यह पहली बार ऐसी परीक्षण मशीन सरकार खरीदा है जिससे कि जांच किया जाए। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आप इस राज्य के मुख्यमंत्री के फोटो देखिए पहले, बताइए। बिल्कुल सही, ये हैं विजय रूपानी और ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जी, ठीक है ना। तो गुजरात ने ही आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है। गुजरात सरकार के बारे में आप जानते हैं, मैं बता दूं आपको कि इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपये तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है जी, ठीक है। और यह सुविधा राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारी, सड़क विक्रेताओं से मतलब है कि जो सड़क पर ठेला वगैरह लगाते हैं, और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए ऋण लगभग 5,000 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है जहां एशियाटिक लायन पाए जाते हैं जी, ठीक है। बीते दिनों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है जी, ठीक है। आप इसे वर्ल्ड एड्स डे मत समझिएगा, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को वैक्सीन या टीके के प्रति जागरूक करना और HIV एड्स के प्रति शिक्षित करना है। इस दिवस को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में भी जाना जाता है। HIV का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। वहीं एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको याद आ रहा होगा वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 2018 का थीम था नो योर स्टेटस। बीते दिनों भारत की किस संस्था ने इवेंट बोट नामक एक नए मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी किया है? तो ये किया है CERT ने जी, ठीक है ना। मालवेयर क्या होता है? जो आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से डेटा चुराता है, ठीक है। CERT का पूरा नाम एक तरह के वायरस होता है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। CERT के अनुसार यह मालवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है, यानी आपके बैंकिंग वगैरह के जानकारी। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है जी। बीते दिनों किसने रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण कर लिया है? तो इनका फोटो देखिए, ये हैं राजेश गोयल, ठीक है। यहाँ पर नाम वी विद्यावती, TS तिरुमूर्ति और मनोज आहूजा है। मैं सबके बारे में बताता हूँ। वी विद्यावती बने हैं ASI का डायरेक्टर जनरल, TS तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, और मनोज आहूजा CBSE के अध्यक्ष बने हैं जी, अनीता करवाल की जगह पर। इससे पहले वह हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं राजेश गोयल जी, ठीक है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1998 में हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है? तो एक अच्छा अभियान है जी, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते या चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेंगे। 9 नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बीते दिनों किस बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन अभियान की शुरुआत की है? तो ये केनरा बैंक ने किया है जी, ठीक है ना। केनरा बैंक के मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और TN मनोहरन इसके अध्यक्ष हैं जी। केनरा बैंक के MD और CEO LV प्रभाकरन है, ठीक है।
गोल्ड लोन कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे केनरा बैंक, इनके एमडी और सीईओ का नाम याद रखेंगे, ठीक है, प्रभाकरन है। बीते दिनों लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को किस स्थान पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में किया गया है जी। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार का, और यहीं पर ये किया गया है कमीशन। नौसेना स्टाफ हैं जी, प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इनसे पहले सुनील लांबा थे। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस युद्धपोत का मुख्य कार्य ट्रांसपोर्ट और मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करना, सशस्त्र वाहन, सेना और जहाज से बेस तक उपकरण लाना ले जाना, ठीक है। INLCU L57 जो है LCU मार्क 4 का 7वां युद्धपोत है जी। मैं बता दूं, पहला युद्धपोत मार्च 2017 में कमीशन किया गया था। बीते दिनों किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है जिस पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है? तो ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोज किया है जी, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और सबसे बड़ा नगर यहाँ पर ऑकलैंड है जी। जैसिंडा अर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मुद्रा डॉलर चलता है। ये मेनली 2 आइलैंड से मिलकर बना है, जैसे जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना है, ये 2 उत्तरी और दक्षिणी आइलैंड, उत्तरी आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, याद रखेंगे आप। अब सुपर अर्थ के बारे में जानते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ दिया गया है। इस ग्रह का जो मेजबान तारा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का मात्र 10% है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ठंडा ग्रह हो सकता है, इस कारण से पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन बर्फ के रूप में हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से ज़्यादा है, यानी भारी है, और इसे तारे के चारों तरफ घूमने में 617 दिन लग सकते हैं जी, जैसे पृथ्वी को 365-66 दिन लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर अर्थ भविष्य में गोल्डी लॉक जोन हो सकती है। ये गोल्डी लॉक जोन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में पढ़िए, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। और इस ग्रह का पृथ्वी से दूरी 111 प्रकाश वर्ष है जी, जो काफ़ी दूर है। बीते दिनों किसने तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैगजीन से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है जी? तो ये किया है ARCI ने। ARIC का पूरा नाम है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में किया गया था। ये एक ऑटोनोमस R&D बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। इसका मेन कैंपस है जो हैदराबाद में है, लेकिन ऑपरेशन होता है चेन्नई और गुड़गांव में भी। ARCI का मुख्यालय हैदराबाद, जैसा कि मैंने बताया, तेलंगाना में है, और डॉक्टर अनिल काकोडकर इसके अध्यक्ष हैं। डॉक्टर जी पद्मनाभन इसके निदेशक हैं। वहीं SCTIMST का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत इसके अध्यक्ष हैं और डॉक्टर आशा किशोर निदेशक। बीते दिनों किस राज्य के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड तत्व कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है जी, ठीक है ना। कर्नाटक के बारे में हम जानते हैं, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। BS येदुरप्पा बीजेपी के हैं और ये मुख्यमंत्री हैं। बैजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेल्सलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है जी? तो ये जर्मनी का है जी। ये गेम जो है जर्मनी का है और ये संपन्न हुआ है हाल ही में। बुंदेल्स लीगा बिना दर्शकों का खेला गया है, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते थे। बुंदेस लीगा का अर्थ है फेडरल लीग, यानी संघीय लीग है। बुंदेस लीगा जर्मनी के प्रमुख फुटबॉल लीग है और इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। बर्लिन इसकी राजधानी है। संयुक्त स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के सदस्य हर साल मई के महीने में जिनेवा में मुलाकात करते हैं, यानी बैठक करते हैं। इस सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत का प्रतिनिधित्व किया है जी। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय लेने वाली एक संस्था है, बॉडी है। लगभग 120 देशों ने कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन से जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जो कि चीन को बहुत बुरा लगा है, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा था इस बार का। इसके साथ ही भारत को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। अब तक जापान था, तो भारत जापान का स्थान लेगा जी। जापान की राजधानी टोक्यो है। शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 4 आइलैंड से बना ये देश है। बीते दिनों भारत सरकार ने सीमा अधोसंरचना के लिए किस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया है? तो सेकातकर समिति है जी, ठीक है ना। ये अपने देश के ही लेफ्टिनेंट जनरल थे DB सेकातकर, और इनकी अध्यक्षता में 2018 में एक समिति का गठन किया गया था।
जैसा कि आपको पता है रक्षा मंत्रालय द्वारा गठन किया गया था और जिसकी अध्यक्षता में किया जाता है उसी के नाम से कमेटी का नाम हो जाता है। पहले भी हुआ है मंडल कमीशन वगैरह। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध यानी ईपीसी को अपनाया है। वहीं सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की खरीद शक्ति को भी 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है जी। ठीक है, कुछ और जानते हैं जो इसने सिफारिश की है। समिति ने शांति क्षेत्रों में सैन्य खेतों को बंद करने की सिफारिश की है। सेना में लिपिक और ड्राइवरों की भर्ती मानक बढ़ाया गया है और इसके साथ ही मुख्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश भी की है। साथ ही मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या 200 से कम करने की भी सिफारिश की है। बीते दिनों किसने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो इसका सही जवाब है जी भारतीय डाक सेवा। ठीक है, भारतीय डाक सेवा ने ये डाक कवर जारी किया है। ऐतिहासिक मुंबई जीपीओ भवन के बेंटेनियल हॉल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए विशेष पोस्टल कवर को जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 5 प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक हैं अरुंधति घोष, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। सुरेश सेठी एक नाम है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वो चेयरमैन है जी, अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। बीते दिनों अलीबाबा के सह संस्थापक जैकमा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो ये जो सॉफ्ट बैंक समूह है वो जापान का है जी। ठीक है ना, और इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जैकमा को। ये अलीबाबा के सह संस्थापक रहे हैं और पिछले ही साल इन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया है जी, मतलब उन्होंने कई संन्यास ले लिए हैं कहने का मतलब। और 13 वर्षों से ये इस निदेशक मंडल में कार्यरत थे। सॉफ्ट बैंक के सीईओ जापान के ही हैं मासायोशी सोन और मिनातो सिटी टोक्यो में इसका मुख्यालय है जी। सॉफ्ट बैंक का स्थापना 3 सितंबर 1981 को हुआ था। बीते दिनों वीडियो के जरिए केवाईसी आप जानते हैं, नो योर कस्टमर, स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इसका 811 आपने सुना होगा, डिजिटल बैंक है, तो उसने ही ये शुरू किया है जी। आरबीआई ने जनवरी 2020 में केवाईसी मानदंड में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया था। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं। लेट्स मेक मनी सिंपल इसका टैगलाइन है जी। तो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। बीते दिनों नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये राज्य पंजाब है जी। ठीक है, नाबार्ड के बारे में मैं बताता हूँ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वैसे हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और सबसे इंपॉर्टेंट चेयरमैन इसके डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला हैं। आप मुझे सेबी का चेयरमैन और हेडक्वार्टर बताइए, साथ ही सिडबी का हेडक्वार्टर और चेयरमैन बताइए, प्लीज़ लिखिए, तभी रिवीजन होगा आपका। ठीक है, अब मैं पंजाब में कुछ नेशनल पार्क तो है नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोर हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झज्जर बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर बत्सन और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हर साल कितने मई को विश्व स्तर पर बर्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है जी, और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, यानी ये 2018 से मनाया जाने लगा है, क्योंकि 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने ये स्लोवेनिया में 20 जून को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वो इसलिए क्योंकि 20 मई को ही आधुनिक मधुमक्खी पालन के तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म हुआ था जी। ठीक है, इस वर्ष थीम है बी इंगेज्ड, याद रखिएगा आप। अच्छा, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये फाओ द्वारा मनाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटो लेट देयर बी ब्रेड है। बहुत ही शानदार मोटो है। हेडक्वार्टर इटली के राजधानी रोम में है और इसके हेड हैं क्यू डोंगियू, और इसका फाउंडेशन हुआ था जी 16 अक्टूबर 1945 को। फाउंडेशन हुआ था कनाडा में, है ना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है रोम में, और ये UNESC का इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, UNESC। बीते दिनों किस देश ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है? तो आप इनको पहचानिए, बिल्कुल सही पहचाने, ये सी जिनपिंग है जी, और ये चाइना के हैं प्रीमियर। चाइना की राजधानी बीजिंग है और रेन मिनमी यहाँ के मुद्रा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। एक्चुअली इन पर बहुत दबाव भी है इसे लेकर के। बीते दिनों किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो ये लेसेथो के माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री थे जी, ठीक है। इनका फोटो देखिए। एक्चुअली इन पर इन्हीं की पत्नी के साथ इन्हीं की पत्नी को मारने का आरोप था, मतलब इनके पूर्व पत्नी को जो वर्तमान में हैं उनके साथ, खैर छोड़िए। संसद द्वारा लेसेथो के वित्त मंत्री मोएक्सी मजेरो को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। लेसेथो एक अफ्रीकी देश है, एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है, जो लोकेशन आप देख सकते हैं तो बिल्कुल अफ्रीका के अंदर है। मसेरो इसकी कैपिटल है और लोटी इसका करेंसी है। बीते दिनों किस भारतीय नौसेना अधिकारी को एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वाइस एडमिरल विनय बधावर, ठीक है। इनका फोटो देखिए। एडमिरल करमबीर सिंह तो नौसेना प्रमुख हैं जी। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यूकेएचओ की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के निदेशक दो हैं जी। अब्री काम्फर हैं जो दक्षिण अफ्रीका के हैं और मुस्तफ़ा इब्टेस तुर्की के हैं। इसकी स्थापना 1921 में हुआ था। मोनाको में इसका मुख्यालय है जी, हेडक्वार्टर। बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी ने शुरू किया है जी। एक्चुअली देखिए, पढ़ाई लिखाई से जितने भी चीज़ें होंगी वो एमएचआरडी ही करेगा, ठीक है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन को, ठीक है। ये जेई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट में मदद करेगा, यानी कि इससे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक इस मंत्रालय के मंत्री हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मोटो एक्सलेंस इन असेसमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 2017 में हुआ था। डायरेक्टर जनरल इसके विनीत जोशी हैं। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, एक्चुअली एक ही सवाल पूछता हूँ, आप मुझे भीम और जो आरोग्य सेतु ऐप आया है, ये दोनों किस एजेंसी ने डेवलप किया है, उसका नाम बताइए। बीते दिनों भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इन्होंने 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है जी, ठीक है। और ये राशि फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि जो सुनील कुमार हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दी गई है। UNRWA, इसको इंग्लिश में आप यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी कहेंगे, हिंदी में तो आपने देखा ही, राहत और निर्माण एजेंसी। भारत साल 2019 में UNRWA को वार्षिक योगदान 1.25 मिलियन USD से बढ़ाकर के 5 मिलियन USD कर दिया, मतलब इस साल से 5 मिलियन USD दिया जाएगा इस कोर्स में। इसका मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है जी। तो आपको ये पता चल गया कि UNRWA का मुख्यालय अम्मान में है, जो जॉर्डन की राजधानी है। क्रिश्चियन सॉन्डर्स इसके कमिश्नर जनरल हैं। बीते दिनों किस रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंध की सहायता करने के लिए एक रोबोट रेल बोट विकसित किया है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने विकसित किया है जी, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद है, वहीं इसके महाप्रबंधक गजानन माल्या हैं, ठीक है। माल्या का मतलब सिर्फ विजय माल्या नहीं होता है ना। मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको बता देता हूँ जबलपुर में है, जो मध्य प्रदेश में है, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु के राजधानी भी है जी, ठीक है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बहुत ही काम का है, जैसे ये एक तो मोबाइल से संचालित होता है, मतलब मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके इस रोबोट को आप चला सकते हैं, और ये खाना दवाई वगैरह मरीजों को देता है। बीते दिनों किस भाषा के जाने माने लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो बहुत बुरी खबर है ये मराठी भाषा के लेखक थे जी। आप इनका एक फ़ोटो देखिए, ठीक है। उन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणी माना जाता था। उनकी फिल्म इन्वेस्टमेंट ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, और साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए कलाकारों के चुनिंदा पैनल में भी शामिल हैं जी। बीते दिनों विश्व स्तर पर विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। आपको फोटो में दिख रहा होगा 7 फंडामेंटल यूनिट, केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है। इस वर्ष का विषय है, थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, ठीक है ना। देखिए, थीम जो होता है वो आप इंग्लिश में ही याद किया कीजिए, क्योंकि वो इंग्लिश में ही आती हैं जनरली, ऑप्शन में भी आपको इंग्लिश ही मिल जाएंगे। यह दिवस 20 मई 1875 को फ्रांस पेरिस में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस परियोजना का कार्यान्वयन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और ब्यूरो इंटरनेशनल डेस पॉइंट एट मेसर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
OIML यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। 1955 में इसका स्थापना किया गया था। बीते दिनों ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है जी। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट के बारे में बता देता हूँ। 2007 में इसकी स्थापना हुआ था। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका ऑनरशिप खरीद लिया वालमार्ट ने जी, करीब 82%। सिर्फ 18% रह गए इनके पास। इनके फाउंडर सचिन बंसल और विनी बंसल है, आप जानते हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं जी। इसके कुछ और कंपनियां जैसे आपने देखा मिंत्रा है, फ़ोन पे है, वगैरह वगैरह। अब बजाज एलियांस ये जनरल इंश्योरेंस है जी। एक जनरल इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस मेनली इंसानों को दिया जाता है, जनरल इंश्योरेंस गाड़ी वगैरह में दिया जाता है। इसका फाउंडेशन 2001 में हुआ था। पुणे में हेडक्वार्टर है। तपन सिंघल इसके एमडी सीईओ हैं। बीते दिनों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है जी। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। मैं सारे उपराज्यपाल और प्रशासकों के बारे में बताता हूँ। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजाल। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल, जो कि जम्मू कश्मीर से ही अलग हुआ है, राधा कृष्ण माथुर हैं जी। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी हैं। तो 8 में से ये 5 जो आपको केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं जहाँ पर उपराज्यपाल हैं। बाकी के जो 3 बच गए हैं, चंडीगढ़, दमन दीव और क्या है, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, यहाँ पर प्रशासक होते हैं। तो चंडीगढ़ के प्रशासक श्री VP सिंह बदनौर हैं, वैसे वो पंजाब के राज्यपाल भी हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं जी श्री फारूक खान। ठीक है, चलिए। हर साल कितने मई को विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को जी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको आप यूनेस्को कहते हैं, ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान के बामियान की बुद्ध प्रतिमा को तोड़ने के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, जिसके फलस्वरूप यह दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया था जी। ठीक है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। महानिदेशक एड्रे एजोलो हैं। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है जी, बहुत एग्जाम में आ चुके हैं ये। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। आप मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बताएंगे क्या, उसका गठन कब हुआ था? प्लीज़ बताइए। ठीक है, वैसे यही 46, 47, 48 के आसपास ही हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो आप मुझे वो WHO जरूर बताइए। बीते दिनों भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है दिलीप उम्मेन। ठीक है, आप इनका एक फ़ोटो देखेंगे, यही है दिलीप उम्मेन। वह वर्तमान में आर्सलन मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO हैं। उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है जी। वह टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 मई से अध्यक्ष के पद से हटने का फैसला किया है। इनके पास 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है जी। और मैं बता दूँ, ये IIT खड़गपुर के पूर्व स्टूडेंट भी रह चुके हैं। बीते दिनों किस भारतीय पावर लिफ्टर्स को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो इनका नाम अंकित सिसोदिया है और सविता कुमारी, दोनों जी। तो A और B दोनों आंसर सही है। नाडा का पूरा नाम आप जानते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसके CEO नवीन अग्रवाल हैं जी। ठीक है, 2016 से हैं ये। फाउंडेशन 24 नवंबर 2005 को हुआ था। इसका जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं। और कौन है वो? किरण रिजिजू। इसका मोटो शानदार है जी, प्ले फेयर, और हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में होंगे। देखिए, नाडा के तर्ज पे वाडा होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका गठन 1999 में हुआ था। डिक पाउंड इसके फाउंडर हैं। प्ले ट्रू इसका मोटो है जी, और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बीते दिनों किस राज्य के झाबुआ जिले में आदिवासी बहुल ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो ये आपको पता होगा, झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में है। जब मैंने बताया था कि झाबुआ में जो कड़कनाथ मुर्गा मिलता है उसको GI टैग दिया गया था जी, पिछले साल। ठीक है ना, वैसे वो झाबुआ जिला के अलावे अलीराजपुर और धार जिले में भी मिलते हैं। झाबुआ मूलतः आदिवासी जिला है और यहाँ पर भील और भिलाला पड़ता है। ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जी, गुजरात और राजस्थान से ये जिला। बीते दिनों कार्मेन रेनहार्ट को किस संगठन ने नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको वर्ल्ड बैंक ने किया है जी, यानी विश्व बैंक ने। ठीक है ना, इनका फोटो देखिएगा आप। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। वह IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वरिष्ठ नीति सलाहकार
एवं उप निदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कामकाज कर चुकी हैं। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसका मोटो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यहीं पर IMF का भी हेडक्वार्टर है जी। इसके मेंबरशिप 189 कंट्री IBRD का और 173 IDA का। और प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं जी। और MD और CFO हैं अंशुला कांत, वो SBI के थे, मतलब इंडिया के। बीते दिनों किस राज्य में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है जी, ठीक है ना। और ये पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। ये जो पहल है वो 3 कारकों पर आधारित है: एक्सपर्टीज, एंगेजमेंट और इंटाइटलमेंट, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ताडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। और संजय नेशनल पार्क कहाँ है जी? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश। नावेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और चांदोली नेशनल पार्क, ठीक है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, समझ गए होंगे, नाबार्ड की बात कर रहा है, का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो ये बनेंगे अब गोविंदा रजुलू चिंटाला, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताते आया हूँ हर्ष कुमार भानवाला थे। अब जुलाई 2022 तक गोविंदा जी बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ और नियुक्तियां हुई है, जैसे साजी केवी को नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए, और वो वर्तमान में केनरा बैंक के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। नाबार्ड में ही किया गया है। वहीं PVS सूर्य कुमार को जुलाई 2023 तक उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है नाबार्ड में जी। अब मैं बता देता हूँ, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा को कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बीते दिनों भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर के अपने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैग 12 का परिचालन शुरू कर दिया है? तो ये 12,000 हॉर्स पावर का है जी, यानी 9,000 किलोवाट करीब। केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और रेल राज्य मंत्री हैं अंगदी सुरेश चन्नप्पा, और रेलवे बोर्ड के सचिव सुशांत कुमार मिश्रा हैं, और विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जी। ये जो इंजन है उसका नंबर है 60027 और वैग 12 इसका नाम दिया गया है। इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री द्वारा किया गया है। एक बात और याद रखिएगा कि इस लोकोमोटिव का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया गया है। और ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला स्वदेशी रूप से भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया है जी, तो ये भी याद रखिएगा। बीते दिनों किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला रक्षा संपदा महानिदेशालय DGD और eGov फाउंडेशन ने छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। eGov फाउंडेशन के CEO विराज त्यागी हैं। दीपा बाजवा हैं रक्षा संपदा महानिदेशालय का महानिदेशक। रक्षा मंत्री आपको पता है राजनाथ सिंह जी हैं। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है जी, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय तो लाजवाब होते ही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा अक्टूबर 2015 में चाय पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह के बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस का उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है जी, ठीक है। और जानेंगे साल 2019 से पहले चाय उत्पादक देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था, और अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। चाय कैमेली सिनेसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है जी। बीते दिनों नाबार्ड ने खरीफ फसल और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो नाबार्ड ने किया है जी 20,500 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। एक अच्छा खासा रकम हो जाता है ये। चलिए इसके बारे में जानेंगे। नाबार्ड के बारे में तो मैं पिछले 2 दिन से बताते आ रहा हूँ आपको। यह फंड सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, जिसको RRB कहते हैं, रूरल रीजनल बैंक के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा जी, ठीक है। यह फंड जो है खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने के लिए और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है।
आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपये सरकारी बैंकों के माध्यम से, वहीं 5,300 करोड़ रुपये आरआरबी यानी रूरल रीजनल बैंक के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। बीते दिनों किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3,097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो जैसे ही आपने दिबांग घाटी पढ़ा होगा, आपको अरुणाचल प्रदेश समझ में आ गया होगा। यह परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा यह पूरा पाषाणकालीन इंडो चाइनीज और इंडो मलयन जैविक भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी। यहाँ 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। एक तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं मुलिंग नेशनल पार्क है। 2 अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है जी। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? तो ये स्विट्जरलैंड, एक स्विस कंपनी है जी, ठीक है। और ये गृह मंत्रालय ने दिया है इसके लिए स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। और ये 5,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मतलब इस पूरे 5,000 हेक्टेयर में ये बनेगा 29,000 करोड़ रुपये की लागत से। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसको एनसीआर कहते हैं आप, नेशनल कैपिटल रीजन में तीसरा हवाई अड्डा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड 4 देशों से घिरा हुआ आपको दिख रहा होगा, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। बिल्कुल लैंड लॉक्ड है जी, फिर भी ये पृथ्वी का स्वर्ग कहलाती है, ठीक है। तो आपका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ना कि जिनेवा। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप इसका आंसर बता देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही, डॉक्टर हर्षवर्धन। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। भारत से पहले जापान के पास था जी, ठीक है ना। इन्होंने जो लिया है जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभाला, मतलब उनके बाद ये बन गए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पिछले साल किसके पास था, तो जापान के पास था जी। कौन थे अध्यक्ष? तो डॉक्टर हिरोकी नकटानी, ठीक है। WHO के कार्यकारी बोर्ड में कुल 34 सदस्य हैं। अब WHO के बारे में जान जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को, आप में से एक फ्रेंड ने आंसर किए हैं। 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानोम डायरेक्टर जनरल है जी, और UNESC के अंतर्गत ये काम करती है। बीते दिनों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय, मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कुल 35, ठीक है ना। 35 को क्रिटिकल, माफ़ कीजिएगा, क्या इंडेंजर्ड में, और कितना है, 20 है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है। उसमें से 20 और 35 आपको याद रखना है जी, ठीक है। इसमें से वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जो शामिल हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में IPC की धारा 144 3 महीनों के लिए बढ़ा दी है? तो ये छत्तीसगढ़ है जी, ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क मैं बताता हूँ आपको। कांगर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? रायपुर है जी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे आगे। बीते दिनों भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ई-विद्या, ठीक है ना। और इसके लिए 1 to 12 मतलब पूरे 12 क्लासों के लिए 12 अलग TV चैनल डायरेक्ट टू होम के जरिए, DTH जिसको कहते हैं, ये शुरू करवाए जाएंगे। और साथ ही इसके साथ ही देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, ऐसा भी MHRD कह रहा है जी, ठीक है। लॉकडाउन के अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरैक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। MHRD ने DTH ऑपरेटरों जैसे टाटा स्काई और एयरटेल के साथ समझौता किया है इसके लिए। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये राज्य राजस्थान है जी, ठीक है ना। ये एक अच्छा कदम है। तो यहाँ के जितने भी सैनिक रहे हैं जो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाला, और राजस्थान मूल के हैं, मतलब वहाँ के हैं,
तो उनको ये निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। इसमें करीब 770 जवान हैं जी, मतलब इस श्रेणी में कुल 770 जवान आते हैं, उनको ये निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव मंजूरी दी है। सचिन पायलट यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे बताइए राजस्थान के राज्यपाल के नाम, और राजधानी तो जयपुर है जी, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आ चुका है। नेशनल पार्क यहाँ के हैं सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। बीते दिनों राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी नेशनल डेंगू डे 2020 के रूप में कब मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन छूट गया था, ये 16 मई को मनाया गया जी, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ, एक स्लाइड में देखेंगे। हर साल ये मनाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाना है, प्रसारित करना है। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि एडिस मच्छर के काटने से ये वायरस होता है जी, ठीक है। चलिए, बीते दिनों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जी। ये 4 साल कंप्लीट कर लिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको याद होगा 2016 में मई में ही शुरू हुआ था ये, और अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की गई है इसके अंतर्गत। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको डीबीटी कहते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? ये भी एक अच्छा कदम है। आप बताइए कहाँ के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं आपको? ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जी, तो छत्तीसगढ़ ने ही शुरू किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, आपको फोटो में दिख रहे होंगे। कौन है? भूपेश बघेल जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मैंने बताया था आपको कि यहाँ के नया रायपुर, जिसका अब नाम अटल नगर रखा गया है, राजधानी है जी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है जी, ठीक है ना, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस वर्ष का थीम है आर सोल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है, आर सोल्यूशन आर इन नेचर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, और थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे बढ़ेंगे। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी जी हैं, ठीक है, जिनका 21 मई 1991 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है जी, जिनकी तमिलनाडु में आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स इल्म, जिसको लिट्टे बोलते हैं आप लोग, द्वारा एक हमले में मृत्यु कर दी गई थी। इस हत्या के बाद बीपी सिंह सरकार ने, इनके बाद बने थे वो प्रधानमंत्री, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था जी, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। बीते दिनों चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? बहुत ज़्यादा है ये, इन्होंने लगा दिया है जी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने जो कोविड-19 के लिए निष्पक्ष जांच का मांग जो करवाया था, तो उन्हीं का ये खामियाजा भुगत रहे हैं। चाइना के बारे में जानेंगे। कैपिटल बीजिंग है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी यहाँ के सांघाई है जी। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। करेंसी रेनमिनबी चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ ही है। आप फिगर में देख रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, चाइना के बॉर्डर से कितने देश बॉर्डर टच करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख डालिए सबको। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान जाते हैं। कैनबरा इसकी कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी लेकिन सिडनी है। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है जी। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, और करेंसी यहाँ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है। अपर हाउस को यहाँ सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। बीते दिनों कोविड-19 का टिकट बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो ये विश्वविद्यालय अमेरिका के है जी, ठीक है ना। इस टीके का विकास जेफरन कंपनी ने किया है। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया है। रेबीज बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, कुत्ते के काटने से जो होता है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। चलिए
अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका के बारे में जान जाते हैं। कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी यहाँ का न्यूयॉर्क है जी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं, अपने यहाँ संसद, वहाँ कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस को। बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किया है बांग्लादेश के साथ जी, ठीक है ना। इस द्विपक्षीय व्यापार में इसे द्विपक्षीय व्यापार में मदद मिलेगी, साथ ही इसे गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा जी। बांग्लादेश की ओर से ये 5 पोर्ट ऑफ कॉल है, राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद। जबकि भारत की ओर से है जी धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनमुरा और जोगीघोपा। अब बांग्लादेश के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ढाका राजधानी है, बांग्ला राजभाषा यहाँ के, मुद्रा टका चलता है। जातीय संसद यहाँ के संसद का नाम है जी। और प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं जी। 26 मार्च 1971 को इसको आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से। और अमार सुनार बंगला यहाँ का राष्ट्रगान है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बीते दिनों किसने एयरटेल अफ्रीका के साथ कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता के लिए भागीदारी की है? तो ये भागीदारी एयरटेल अफ्रीका के साथ यूनिसेफ ने किया है जी, ठीक है। यूनिसेफ के बारे में बताता चलता हूँ मैं आपको, उसके बाद डिटेल करेंगे हम। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका पूरा नाम है, और फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, आपने बताया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जी, और इसका हेनरिटा एच फोरा इसके हेड हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एयरटेल अफ्रीका के सीईओ हैं रघुनाथ मांडल। अब बताता हूँ इसके बारे में। दोनों के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुँच प्रदान करवाना, मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुँचाना है जी। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका द्वारा मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल लगभग 133 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा। इसमें उप सहारा अफ्रीका के 13 देशों के बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। उप सहारा से मतलब होता है कि जो सहारा डेजर्ट के नीचे वाला कंट्री सब उप सहारा में आता है। उनके 13 कंट्री के नाम है, मैं बता देता हूँ। जाम्बिया, कोंगो, नाइजीरिया, गैबन, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और चाड। एक बार मैं फोटो में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, यही है उप सहारा, और इसे अश्वेत अफ्रीका भी कहते हैं जी। मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा काले थोड़े होते हैं। बीते दिनों किसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एससीक्यू के उपयोग को लेकर अपनी सलाह में बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है? तो ये कौन कर सकता है बताइए आप? बिल्कुल सही, ICMR ने किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अब केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर ही दी जाएगी। 3 नई श्रेणी इन्होंने बताया है। एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स, कंटेनमेंट जोन में कार्यरत एसिम्प्टोमेटिक फ्रंटलाइन वर्कर और पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है जी, ठीक है ना। और चलिए अब मैं आपको ICMR के बारे में बता देता हूँ। वैसे कई दफ़ा बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1911 में, बहुत पुराना है ये, 1911 में फाउंडेशन हुआ था, भारत सरकार ने किया है। डायरेक्टर जनरल इसके है बलराम भार्गव, बिल्कुल नाम याद कर लीजिए आप। बीते दिनों किसने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कौन कर सकते हैं आप बताइए? ये रमेश पोखरियाल निशंक, बिल्कुल सही, इन्होंने ही किया है जी, क्योंकि ये हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। लॉन्च सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ावा देने में इग्नू की भूमिका की सराहना की। अब मैं इग्नू के बारे में बताता हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मोटो इसका है द पीपल्स यूनिवर्सिटी। एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था, 84 में इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन हुआ था जी। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके चांसलर जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, और अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, तो यही चांसलर हैं। वाइस चांसलर इसके नागेश्वर राव हैं, किसके? इग्नू के, तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों 20 मई 2020 को हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जी, इन्होंने भाग लिया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ने किया है जी, ओगेटे सिरालिएव, तो आप याद रखेंगे, एक तो अजरबैजान और दूसरा इनके स्वास्थ्य मंत्री का नाम। चलिए अब नाम के बारे में जान जाते हैं। नाम 1961 में बेलग्रेडे, जो कि सर्बिया में है जी, हुआ था, और इसके कुल 120 सदस्य देश हैं और 17 पर्यवेक्षक देश हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, साथ ही घाना के राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जी इसके बनने में। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप
फंड की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है सिडबी के साथ। ठीक है, सिडबी के बारे में बताऊंगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया गया। इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है जी। अब सिडबी की बारी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, और इसका फॉर्मेशन अप्रैल 2 1990 में किया गया था। लखनऊ में हेडक्वार्टर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ में है। एमडी चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जी। बीते दिनों किसने कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है चीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिका और यूनिसेफ। आप बताइए। बिल्कुल सही, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पांस प्रस्ताव लॉन्च किया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य संगठन पर कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का खंडन करना है जी। यह प्रस्ताव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए गए 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की तरफ से भारत को प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और चूंकि अब तो उनको अध्यक्षता भी मिल गई है जी। इससे पहले जापान के पास ये अध्यक्षता थी। ठीक है, WHO का। बीते दिनों किस प्रसिद्ध लेखक के 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी नई किताब होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स के ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया है? तो इनको पहचानिए आप। बिल्कुल सही, रस्किन बॉन्ड है ये। ठीक है ना। इनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था कसौली में। कसौली कहाँ है जी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। पुरस्कार इनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है। इनके एक किताब था सुसानाज 7 हस्बैंड पर एक फिल्म बन चुकी है जी, 7 खून माफ, प्रियंका चोपड़ा के, आपने शायद देखा होगा। ठीक है, चलिए तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, यानी 70वें एपिसोड में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।